हम बहुत ही माइनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले के लिए और भी जरूरी है विनिंग एंड वर्किंग के पेपर में। क्या चीज है? रॉक ब्रस्ट इन मेटल माइंस एंड बम्प्स इन कोल माइंस। दोनों एक ही चीज है। मेटल माइंस में उसको रॉक ब्रस्ट बोलते हैं, कोल माइंस में बम्प्स बोलते हैं। दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, ठीक है। और ये हम अभी जो देखेंगे बम्प्स, क्या देखेंगे हम? बम्प्स। किसको देखेंगे हम? बम्प्स को। इसको 3 हेडिंग में आप डिस्क्राइब कीजिएगा: मैकेनिज्म, डेफिनेशन और कॉजेस। क्या क्या कॉजेस है बम्प्स के लिए? हम आपको ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स वाला वीडियो बता रहे थे, तब ये वाला फिगर बनाए थे कि ये कोल सीम है और इस सीम में के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग मैसिव सैंडस्टोन है। वहां पे मैसिव का बता दिया डेफिनेशन, ठीक है। और ये मैसिव सैंडस्टोन जो है 3 चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके चलते 3 खतरे पैदा होते हैं: एयर ब्लास्ट का खतरा, ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स का खतरा और बम्प्स का भी खतरा, ठीक है। और हम यहाँ किसका डिस्कशन करने जा रहे हैं? बम्प्स पर। किस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं? बम्प्स पर। तो हम एयर ब्लास्ट के 3 वीडियो अपलोड किए हमारे चैनल में। ओवरराइडिंग का भी आज अपलोड हो जाएगा और अभी हम देखेंगे कोल बम्प्स। तो ये होता कैसे है? कई बार गोल गोल भाषा में बुक्स में पढ़ते समझ ही नहीं आता है, ठीक है। आपका ये पिलर है, क्या है ये? एक ऐसे कई पिलर होंगे ना भाई अंडरग्राउंड में। ये पिलर है, मान लो ये मेरा पिलर है, ठीक है। इस पिलर के ऊपर ओवरलाइंग स्ट्रैटा का क्या है? प्रेशर है ना। ओवरलाइंग स्ट्रैटा का प्रेशर है। ओवरलाइंग स्ट्रैटा मतलब सीम के ऊपर का जितना भी रॉक्स है उसका प्रेशर इस पिलर के ऊपर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पिलर के ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ है। स्ट्रेस्ड पिलर हमेशा स्ट्रेस्ड स्थिति में है, हाईली स्ट्रेस्ड स्टेट में है, ठीक है। और उतना स्ट्रेस्ड है जितना कि इस पिलर जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो उसको संभाल ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपका इस कोलसीम के ऊपर जो रॉक्स है वो स्ट्रॉन्ग और मैसिव सैंडस्टोन है, तो ये करेगा क्या? ये करेगा ये चीज कि जब हम डिप्लेरिंग करेंगे तो गोप के रूफ को फॉल होने में देरी करेगा, डिले करेगा, और हम तो डिप्लेरिंग करते करते चलते जाएंगे डिप टू राइज, और आपका गोप का एरिया बढ़ता जाएगा। और जब गोप का एरिया बढ़ता जाएगा तो वो जो ओवरहैंग गोप का रूफ है उसका प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा इन पिलर्स के ऊपर, जो एक्टिव पिलर्स है जिनको अभी डिप्लेरिंग करना बाकी है। तो ये पिलर अब क्या हो जाएगा? हाईली स्ट्रेस्ड हो जाएगा। और रॉक्स जो है इलास्टिक बिहेवियर रखती है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? लोड पड़ रहा है तो स्लो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो मतलब कहने का मतलब कि इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी जमा हो रहा है क्योंकि लोड में था, और एक्स्ट्रा लोड यदि आ गया इस पिलर के ऊपर तो ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। और जब बाहर निकलेगा, ये पिलर के ऊपर एक्स्ट्रा और प्रेशर आ गया तो क्या होगा? इस पिलर का जो कोल है वो छिटक के बाहर आएगा। मतलब क्या हुआ? सडन एंड वायलेंट ब्रस्ट ऑफ कोल फ्रॉम पिलर्स विद अ टेरिफिक स्पीड। इस पिलर से अचानक और वायलेंटली तरीके से कोल छिटक के बाहर की तरफ निकलता है, सट निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बम्प्स। और उसका स्पीड टेरिफिक स्पीड होता है, बहुत तेज गति निकला, यहां से टूटा, फट से बाहर निकलेगा, तो ये हुआ बम्प्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या बोला? यही फर्स्ट क्लास के लिए काम आएगा। गेट के जो बच्चे लोग सुन लेंगे, कोई गलती से देख लेगा मेरा वीडियो, तो उनको भी ये क्या है? बम्प्स आर द रिजल्ट्स ऑफ, किसका रिजल्ट बताया भैया? क्या चीज निकलता बताया?
कौन सा एनर्जी बताया, कौन सा स्टोर्ड एनर्जी बताया था, इलास्टिक स्ट्रेन स्टोर्ड इन पिलर। वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जब वो रिलीज होगा तो अकेला नहीं ना होगा, पिलर में कोयला है, कोयला को साथ में लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ, बम्स आर, इसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ रिलीज, रिलीज मतलब बाहर निकलना, बम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ रिलीज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी लिख सकते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पिलर्स, ठीक है। ये मैकेनिज्म हुआ, क्या मैकेनिज्म हुआ कि पिलर में जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जमा था वो बाहर निकल गया। वो तो हर हमेशा रहेगा, लेकिन कब निकलेगा, जब इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, तब वो बाहर निकल जाएगा। कौन निकलेगा बाहर, रिलीज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पिलर्स। अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, तो बम्प जब होगा तो पिलर का जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, डेफिनेशन क्या हुआ, बम्प्स आर सडन एंड वायोलेंट ब्रस्ट ऑफ कोल फ्रॉम पिलर्स विद ए टेरिफिक स्पीड। कहने का क्या मतलब हुआ कि बम्प्स उसको बोलते हैं कि इस पिलर में से कोल का छिटक छिटक के फुट के, ब्रस्ट मतलब फुट जाना, फुट के टूट के टेरिफिक स्पीड से बाहर निकलना, सडन एंड वायलेंट ब्रस्ट ऑफ कोल फ्रॉम पिलर्स विद ए टेरिफिक स्पीड। ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसके कॉजेस क्या है, देर आर 5 कॉजेस। कितने कॉजेस है, देर आर 5 कॉजेस ऑफ बम्प्स इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। नंबर 1 डेप्थ, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग मैसिव सैंडस्टोन। हम बताए ना स्टार्टिंग में कि रूप में सैंडस्टोन है, मैसिव सैंडस्टोन है, ठीक है। तो तीसरा इम्प्रॉपर माइनिंग मेथड्स, स्ट्रॉन्ग फ्लोर, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल कोल, ठीक है। ये 5 कारण हुए, एक एक को हम बता रहे। डेप्थ, किसी भी डेप्थ पे नहीं आपका बम्प्स हो जाएगा। यदि आपका कोल सीम का गहराई जो है 100, डेप्थ कितना है 150 मीटर और मोर, 150 या उससे अधिक मीटर की गहराई पर, इसको यदि फीट में बोले तो कितना हो जाएगा 500 फीट, याद रखिएगा। 150 मीटर या उससे अधिक गहराई पर आपकी कोल सीम है तो बम्प्स की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। एक कारण हुआ। कैसे बढ़ जाएगी भैया, क्योंकि हम पढ़े थे डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल प्रेशर, पढ़े थे ना भाई, जो हम प्रेशर थ्योरी में आप लोग को बताए थे। P1 जो वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स है वो जैसे गहराई में जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वही ना चीज लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा डेप्थ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। और ये कितना बढ़ता है, इसका बढ़ने का रेट ऑफ इंक्रीज क्या बताए थे, 0.2306 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 150 मीटर या उससे अधिक गहराई पर यदि आपकी कोई कोल सीम है तो वहां पर बम्प्स की प्रोबेबिलिटी, प्रोनेस विल इंक्रीज। नंबर 2 क्या बोले थे, स्ट्रॉन्ग मैसिव सैंडस्टोन इन द रूफ ऑफ द कोल सीम। कोल सीम के रूप में मैसिव सैंडस्टोन है तो भी आपके बम्प्स की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम डिप्लेइंग करेंगे तो एक गोप में रूप को फॉलो होने से डिले करता है। थर्ड क्या है, इम्प्रॉपर माइनिंग मेथड्स। हम डिप्लेइंग कर रहे तो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को, सुटेबल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को अडॉप्ट करना, उसको नहीं कर रहे, हम अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। पिलर साइज जो आपका रेगुलेशन 111 में डेवलपमेंट के टाइम दिया उस टाइप से न रख के हम अपने मनमर्जी से रख दिए। वहां आपको 111 में क्या दिया है कि डेप्थ और स्पेन ऑफ गैलरी मतलब विड्थ ऑफ गैलरी, इन दोनों को ध्यान में रख करके
आपको पिलर साइज रखना है, ठीक है। यदि नहीं रख रहे तो इम्प्रॉपर माइनिंग मेथड है वो। इसके अलावा स्ट्रांग फ्लोर। स्ट्रांग फ्लोर से क्या मतलब भाई, तो रूफ की बात चले तो नीचे कहां से आ गए। देखिए ये मेरा फ्लोर है मान लो हाथ, और ये रूफ है। रूफ से तो प्रेशर आ ही रहा है, ठीक है। और ये नीचे का जो ये मेरा हथेली है, ये मान लो फ्लोर है, ये स्ट्रांग है, तो पिलर को हल्का फुल्का सिंक भी नहीं होने देगा। तो अब ऊपर से प्रेशर लगा, नीचे से भी ना लग गया, तो यहाँ कितना प्रेशर हो गया, 2 वर्टिकल प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर। तो इस पिलर में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। तो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा तभी ना यहाँ से कोयला ब्रस्ट होगा, फूटेगा। उसी को ब्रस्टिंग बोल रहा है। ब्रस्टिंग का क्या डिफिनेशन बोला है, सडन एंड वायलेंट ब्रस्ट ऑफ कोल फ्रॉम पिलर्स, यही ना बोले डिफिनेशन, ठीक हुआ। इसके बाद क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल कोल। आपका कोल जो है, कोल पिलर में जो कोयला है वो स्ट्रांग है, एकदम कड़ा है। यदि मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा तो क्या होगा, कभी भी कोई सॉफ्ट चीज पे प्रेशर लगा रहा है वो एकदम फेल नहीं करेगा, डिफॉर्म होगा, धीरे स्लो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यदि हार्ड चीज है तो जल्दी डिफॉर्म होता है, उसमें जल्दी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होता है। और ब्रिटल किसको बोलते हैं, ग्लास और रॉक जो है ये ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल किसको बोलते हैं, ब्रिटल बताने के पहले बाकी हम मटेरियल का प्रॉपर्टी बोलते हैं। यदि किसी मटेरियल में हम फोर्स लगाते हैं तो भगवान ने हर मटेरियल में एक ताकत दी है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है कि यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो मटेरियल जो है उसका रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, रेजिस्टिंग फोर्स। स्ट्रेस क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है। ये भगवान ने हर मटेरियल को ताकत दी है कि यदि आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप उसका विरोध करना। लेकिन यदि एक्सटर्नल फोर्स धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा, उस रेजिस्टिंग फोर्स जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं उससे बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा, विकृति पैदा होना चालू हो जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। डिफॉर्मेशन स्ट्रेन एक ही चीज है, हल्का हल्का होगा पहले, और लोड बढ़ते जाएगा तो और डिफॉर्मेशन होगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो मटेरियल जो फेल कर जाएगा, उसको बोलते हैं रप्चर, ठीक है। लेकिन आपका रॉक्स, ग्लास, इनके ऊपर यदि आपने फोर्स लगाया तो ये डिफॉर्म नहीं होते, ये एकदम क्या होते हैं, रप्चर हो जाते, एकदम फेल हो जाता है। तो यदि आपका कोर स्ट्रांग है और ब्रिटल नेचर का है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा यदि प्रेशर आ रहा है तो क्या होगा, वो फेल कर जाएगा, और फेल कर जाएगा तो फेल करेगा तभी ना बम्स होगा, तब पिलर से कोयला बाहर निकल के छटक छटक के गिरेगा, निकलेगा, ठीक है। तो ये हुआ बम्स। बम्स के 5 काज बताए, डेप्थ, improper mining method, strong massive sandstone in the roof which delay the fall in the gobe, and strong floor which does not easily heave, and strong and brittle coal. These are the causes responsible for our proneness of bumps, and bumps are the result of elastic strain energy stored in a pillar. This is the mechanism. And definition, sudden and violent burst of coal from pillars is known as bumps. Okay.